करियर इन पाकिस्तान। दिस इज योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। आज की हमारी वीडियो सेकेंडरी क्लास की फिजिक्स की लास्ट वीडियो है और आज की इस वीडियो के साथ हमारी यूसैट की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करके आप लोगों को एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। आज की इस वीडियो में बेसिकली हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10 अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा, वैसे तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ है लेकिन वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो कि यूसैट के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैंने जस्ट उनके नोट्स बनाए हैं और जो सब टॉपिक्स थे, कुछ और टॉपिक्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं थे, वो सारे टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए, जस्ट सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ही शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला टॉपिक है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। बेसिकली मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी इस टॉपिक में क्या है, जस्ट ये चार मेन पॉइंट्स हैं जो आपने कवर करने हैं। पहला, मास डिफेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमारे पास मास डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है? मास डिफेक्ट जो है वो डिफरेंस होता है किसी न्यूक्लियस के मास में और सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में। यानी आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है, आप उनका मास मेयर कर रहे हैं तो उनका मास जो है वो ज़्यादा है, लेकिन आप अगर टोटल न्यूक्लियस का मास देखते हैं तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सम करके जो रिजल्ट आता है उससे कम है। तो ये जो डिफरेंस होता है मासेस के दरमियान, इसे मास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक, देन हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी नीडेड टू स्प्लिट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स सेपरेट पार्टिकल्स। बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास बेसिकली वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर होती है किसी न्यूक्लियस को स्प्लिट करने के लिए उसके पार्टिकल्स में। अब न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करना चाह रहे हैं, इनको स्प्लिट करना चाह रहे हैं, तो इस न्यूक्लियस को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में स्प्लिट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए उससे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक, देन है हमारे पास ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी, मोर स्टेबल न्यूक्लियस। अच्छा, हमारे पास जो न्यूक्लियस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज। और जो बाइंडिंग एनर्जी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसकी? न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज की। जितनी न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है वो किस पर डिपेंड कर रही होती है? बाइंडिंग एनर्जी पर। ठीक, अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी, स्पॉन्टेनियस डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई बाय इमिटिंग पार्टिकल और रेज। ठीक, हमारे पास कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक, वो अचानक से स्पॉन्टेनियसली डीके हो जाता है तो वो और इमिट करता है पार्टिकल्स को या फिर रेज को, तो इसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है और ये अनस्टेबल है, तो ये अचानक से जब डीके होगा और इमिट कर देगा पार्टिकल्स को या फिर रेज को, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। 3 टाइप्स होती हैं रेडियो एक्टिविटी की। पहली टाइप है रेडियो एक्टिविटी की अल्फा। ठीक है, ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं और लो पेनिट्रेशन काज करते हैं। दूसरे पार्टिकल्स होते हैं बीटा पार्टिकल्स, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स होते हैं और मीडियम पेनिट्रेशन काज करते हैं, यानी इनकी पेनिट्रेशन ना इतनी ज़्यादा होती है ना इतनी कम। उसके बाद हमारे पास एक गैमा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं और इनकी पेनिट्रेशन क्या होती है? हाई पेनिट्रेशन, यानी ये ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं। और नेक्स्ट है अकर्स नेचुरली इन एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, रेडियम। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है ना बेसिकली ये नेचुरली ही होती है एलिमेंट्स में, जैसे कि यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, तो इन एलिमेंट्स में नेचुरली रेडियो एक्टिविटी होती है। ठीक, क्योंकि इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अब हमारे पास है हाफ लाइफ। ठीक, हाफ लाइफ क्या होता है? टाइम इन विच हाफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके। अब हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये हाफ कितने टाइम में डीके होता है? जितने टाइम में ये हाफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके होगा इस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक, उसके बाद है इट इज़ कांस्टेंट फॉर अ गिवन एलिमेंट। हाफ लाइफ जो है ये हमेशा कांस्टेंट होती है किसी गिवन एलिमेंट के लिए। ठीक, देन है यूज्ड इन कार्बन डेटिंग न्यूक्लियर मेडिसिन। ये कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ होता है और न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए भी यूज़ होता है क्या? हाफ लाइफ। उसके बाद है नो एक्सटर्नल कंडीशंस इफेक्ट इट लाइक टेम्परेचर और प्रेशर। अब जो हमारे पास हाफ लाइफ है इसे कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन इफेक्ट नहीं कर सकती, जैसे टेम्परेचर हो गया या प्रेशर हो गया, तो इनका हाफ लाइफ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद है न्यूक्लियर रिएक्शंस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, और अगर इस चैप्टर का कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहा जाए तो वो यही है और यहाँ से एमसीक्यूज आ चुका है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। वो रिएक्शन जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में चेंज लाएं उसे न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, एक फिशन रिएक्शन और दूसरा फ्यूजन रिएक्शन।
फिशन रिएक्शन में क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। फिशन में जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। छोटा जो फ्यूजन है इसमें लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, ठीक। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। फिशन में क्या होगा, हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होगा स्मॉल न्यूक्लियाई में, और फ्यूजन में स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक। रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ ह्यूज एनर्जी ड्यू टू मास एनर्जी कन्वर्जेशन। और इन दोनों रिएक्शन के रिजल्ट में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है, मास एनर्जी कन्वर्जन की वजह से, ठीक। अब हमारे पास पहला रिएक्शन है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अ हैवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम स्प्लिट इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई। इसमें हमारे पास जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट हो जाता है 2 लाइट न्यूक्लियाई में, ठीक है। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है यूरेनियम 235, ठीक। अब हमारे पास नेक्स्ट है रिलीज न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी। जब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है तो उस वक्त एनर्जी भी रिलीज होती है और न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड एटॉमिक बॉम्ब्स। हमारे पास जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी यूज होता है और एटॉमिक बॉम्ब्स में भी यूज होता है, ठीक। देन हमारे पास है क्रिटिकल मास टू कंटिन्यू द रिएक्शन। और ये रिएक्शन होने के लिए एक क्रिटिकल मास की ज़रूरत होती है। अगर क्रिटिकल मास नहीं होगा तो ये रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। इस रिएक्शन को कंटिन्यू होने के लिए क्या चाहिए, क्रिटिकल मास चाहिए। अब हमारे पास है फिशन चेन रिएक्शन। फिशन चेन रिएक्शन क्या होता है, रिलीज न्यूट्रॉन्स फ्रॉम फिशन काज मोर फिशन रिएक्शंस। यानी हमारे पास एक फिशन रिएक्शन हुआ है तो उसमें से जो न्यूट्रॉन रिलीज हुए हैं वो दूसरे फिशन रिएक्शन काज करेंगे, ठीक है। फिर जब उनमें से न्यूट्रॉन रिलीज होंगे तो वो और फिशन रिएक्शन काज करेंगे। इससे फिशन चेन रिएक्शंस कहते हैं, नाम से ही जाहिर है, ठीक। कैन बी कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल्ड भी हो सकते हैं जैसे कि रिएक्टर्स में, और अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शंस भी हो सकते हैं, कहाँ, इन बॉम्ब्स। ये दोनों एग्जांपल्स दी गई हैं। कंट्रोल्ड कहाँ होंगे, इन रिएक्टर्स, और अनकंट्रोल्ड कहाँ होंगे, इन बॉम्ब्स। और ये आपने याद रखना है कि बॉम्ब्स में हमारे पास जो रिएक्शन यूज होता है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है। कंट्रोल्ड रिएक्शन यूजेस मॉडरेटर्स एंड कंट्रोल रोड्स टू मैनेज स्पीड। जो कंट्रोल्ड रिएक्शन होते हैं उसमें मॉडरेटर्स यूज होते हैं या फिर कंट्रोल रोड्स यूज होती हैं इस रिएक्शन की स्पीड को मैनेज करने के लिए, ठीक। यहाँ पर हमारा फिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, अ डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, और उनको कंट्रोल करके वो क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ठीक है। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या होता है, फ्यूल रॉड जो कि यूरेनियम की होती है मोस्टली, मॉडरेटर, ठीक है, स्लोस न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स को स्लो करते हैं, कंट्रोल रोड्स ये अब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रॉन्स को, और कूलेंट ये ट्रांसफ़र करते हैं हीट को, और कन्वर्ट्स न्यूक्लियर एनर्जी को ये कहाँ कन्वर्ट करते हैं, हीट में और इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक। यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर भी हो गया। अब हमारे पास है फ्यूजन रिएक्शंस, ठीक। तो फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, 2 लाइट न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अ हीलियम एंड एनर्जी। अब फ्यूजन रिएक्शन में हमारे पास 2 लाइट न्यूक्लियाई जैसे कि हाइड्रोजन वगैरह हो गए वो कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, हीलियम और एनर्जी। हीलियम यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के कंपेयर में एक बड़ा न्यूक्लियाई है, ठीक। देन हमारे पास से रिलीज मोर एनर्जी देन फिशन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं एज कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन, बट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। पर फ्यूजन रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि फिशन रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर का कोई रोल नहीं होता। लेकिन एनर्जी ज़्यादा किस में रिलीज होती है, फ्यूजन रिएक्शन में। ये आपका MCQs पॉइंट है। देन हमारे पास है हैपन्स नेचुरली इन द सन एंड स्टार्स। फ्यूजन रिएक्शंस नेचुरली ही होते हैं और कहाँ, सन में, स्टार वगैरह में होते हैं, ठीक। नॉट येट यूज्ड ऑन अर्थ फॉर कमर्शियल पावर। और फ्यूजन रिएक्शन अभी तक ज़मीन पर कमर्शियल पावर के लिए यूज़ नहीं हुए, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए अर्थ पर हम लोगों ने आज तक फ्यूजन रिएक्शन यूज़ नहीं किया। अब हमारे पास है न्यूक्लियर रिएक्शन इन द सन। सन में होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन। द सन यूजेस फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। सन क्या यूज़ करता है, फ्यूजन रिएक्शन को, उसमें वो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है, ओके।
देन हमारे पास है मेन रिएक्शन प्रोटॉन प्रोटॉन चेन। मेन रिएक्शन में क्या बनता है, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन बनती है। देन हमारे पास रिलीज एनॉर्मस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। अच्छा, जब सन में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तब वो रिलीज करता है इनॉर्मस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। लाइट और हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइव्स द सोलर एनर्जी वी रिसीव ऑन अर्थ। वो ड्राइव करता है सोलर एनर्जी को, कौन सी सोलर एनर्जी को, जो कि हम अर्थ पर रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक, अब हमारे पास है बेसिक्स ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर। तो आपने इस टॉपिक को भी देख लेना है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में कितनी फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, 4। पहली है ग्रेविटेशनल, ये वीकेस्ट होती है और एक्ट करती है ऑन मास। ठीक, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये एक्ट करती है ऑन चार्जेस के ऊपर। ठीक, देन हमारे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ये होल्ड करती है न्यूक्लियस को टुगेदर, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। अच्छा, यहाँ पर ये मेरी फिंगर लग गई थी तो वो पूरा का पूरा क्लोज हो गया। मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमने ये 4 फोर्सेस पढ़ी थी, इसमें हम पढ़ रहे थे वीक न्यूक्लियर। ठीक है, तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रेडियो एक्टिव डीके के लिए। और लास्ट में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट इनसाइड न्यूक्लियस ओनली। ठीक, तो हमारे पास पहले 4 मेन फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वीकेस्ट फोर्स होती है और एक्ट कहाँ पे करती है, मास पर। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये एक्ट करती है चार्जेस के ऊपर। थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इसके नेम से ही जाहिर है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक, और ये होल्ड करती है न्यूक्लियस को करीब रखने में। ठीक, देन हमारे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होती है, रेडियो एक्टिव डीके के लिए। रेडियो एक्टिव डीके के लिए सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं ये एक्ट कहाँ करती हैं, इनसाइड न्यूक्लियस ओनली। और सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम्स मेड ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये हम सब लोग जानते हैं। ठीक, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड ऑफ क्वार्क्स। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये क्वार्क्स के बने हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स, इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड मॉडल, और ये हमें हेल्प करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में और स्टैंडर्ड मॉडल को अंडरस्टैंड करने में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 10 न्यूक्लियर फिजिक्स को डिस्कस किया और इस चैप्टर के जस्ट वही टॉपिक्स डिस्कस किए जो कि यूसैट के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई होगी और काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता करे और आप सबका टेस्ट बेहतरीन हो, आप सबके अच्छे नंबर्स आएँ। इंशाल्लाह अब मैं टाइम निकाल कर आप लोगों को MCQs की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी और आप लोगों को यूसैट के हवाले से गाइड भी कर दूंगी। अच्छा, इसके साथ हमारा ताल्लुक सिर्फ यूसैट और यूसैट की प्रिपरेशन तक नहीं था, बल्कि ये चैनल, इसका नेम ही एक करियर इन पाकिस्तान, और इस चैनल का साथ आप लोगों से एक करियर बनाने तक का रहेगा। जी हाँ, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों को डिफरेंट स्कॉलरशिप की अपडेट्स भी देती रहूँगी। किस तरह से स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करना है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और उसके अलावा पाकिस्तान में आने वाली बेहतरीन जॉब्स, बेहतरीन कैडेट्स की पोस्ट वगैरह मैं आप लोगों को उन सब के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर गाइड करूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।